ऐसे बनते हैं आर.एस. टोपर पुस्तक के 8वें अध्याय का अगला भाग। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सफलता की आशा न रखो, उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो। महान चीनी दार्शनिक लाओ त्से ने आत्मविश्वास को सबसे बड़ा मित्र बताया है। अपने आप में पूर्ण विश्वास रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखिए, चलता हूं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जो परीक्षार्थी अखंड धैर्यवान होते हैं वे ही इस प्रतियोगी परीक्षा में टिक पाते हैं। और आरएस की परीक्षा की मांग तो बहुत ही अधिक है। सामान्यतः यह परीक्षा अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्षीय या 10 वर्षीय योजना होती है। इसलिए इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थी में पर्याप्त सहनशीलता व दृढ़ता होनी चाहिए। शेख सादी ने उचित ही फरमाया है, सब्र जिंदगी के मकसद का दरवाजा खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के उस दरवाजे की कोई चाबी नहीं है। अतः प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को अपने धैर्य को रोजाना जांचते परखते रहना चाहिए और इस धैर्य रूपी अक्षय भंडार को बनाए रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, धीर गंभीर कभी उबाल नहीं खाते। धैर्य, दृढ़ता और पसीने को सफलता के लिए एक अपराजेय मिश्रण बताया गया है। संत कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। प्रत्येक कार्य के सफल होने में एक निश्चित समय लगता है। राज्य सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाला कोई भी अभ्यर्थी संदेह से परे अनुमान नहीं लगा सकता कि वह प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाएगा। प्रतियोगी के बस में सिर्फ पढ़ाई करना व अच्छा प्रदर्शन करना ही है, फल पर उसका कोई बस नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण व रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यह बात कही है कि मनुष्य के बस में केवल कर्म करना है, फल यानी परिणाम का आवंटन तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। इसलिए परीक्षार्थी को अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए और किसी तरह की कमजोरी न रखें। असफलता हमारी सफलता की नींव है। पद्म श्री सोनलाल द्विवेदी ने असफलता पर आत्मविश्लेषण के संबंध में कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जॉन फेन अमेरिकी रसायन शास्त्री को 70 वर्ष की उम्र में येल यूनिवर्सिटी से जबरन रिटायर कर दिया गया। प्रोफेसर फेन उसके बाद वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी गए। 2 साल बाद उन्होंने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। इस पेपर में प्रोफेसर फेन ने उनके द्वारा खोजी गई पायोनियरिंग तकनीक का खुलासा किया था, जिसकी मदद से बड़े बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन इत्यादि को अभूतपूर्व शुद्धता के साथ अनुसंधानकर्ता पता लगाने व विशेषताओं का चित्रण करने में सफल हुए हैं। प्रोफेसर फेन के इस पेपर के प्रकाशन के 15 वर्ष बाद उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2002 में दिया गया। प्रोफेसर फेन के इस दृष्टांत से यह सीख मिलती है कि यदि आप प्रयास जारी रखते हैं व लगन के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे हुए रहते हैं, तो असफलताएं एवं चुनौतियां आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकती और आप सफलता प्राप्त करने में देर सवेर सफल हो जाते हैं। अतः जो अभ्यर्थी एक दो प्रयास में आरएस की परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उन्हें कतई निराश नहीं होना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करना। प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम का कोई अंश छोड़कर चयन की अभिलाषा रखने वाले अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से निराशा ही हाथ लगती है। आरएएस की परीक्षा हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा, इनके समस्त पाठ्यक्रम को कवर करना अनिवार्य है। ऐसा करने पर ही सफलता की संभावना प्रबल होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा बेहतर साबित करना होता है। अन्य दशाओं के समान रहते हुए जो अभ्यर्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करके परीक्षा लिखता है, वह उस अभ्यर्थी से ज्यादा कामयाब होगा जिसने संपूर्ण सिलेबस को कवर नहीं किया। इन परीक्षाओं में एक एक अंक, यहां तक कि 1 से भी कम अंक आपके चयन को प्रभावित करता है। इसलिए इन परीक्षाओं में सफलता के आकांक्षियों को पाठ्यक्रम का कोई अंश छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करना महान विनाशकारी हो सकता है। इसलिए ऐसा चांस न लें जो आपके भविष्य को दांव पर लगाता हो। संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करना ही पर्याप्त नहीं होता। साथ ही आपको यह भी ज्ञात होना आवश्यक है कि किसी टॉपिक को किस गहराई तक पढ़ना है।
आपका अध्ययन संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाला होने के साथ साथ इस बात पर भी केंद्रित रहे कि संबंधित टॉपिक के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक व राजनीतिक दृष्टि से क्या प्रभाव होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप मानव जीनोम एडिटिंग टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको जीन एडिटिंग के सामाजिक, स्वास्थ्य, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रभावों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके महत्व व दुष्प्रभावों का भी अध्ययन व मनन करना चाहिए। यदि आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भौगोलिक संरचनाओं का कृषि, पशुपालन, जनसंख्या वितरण, आर्थिक प्रभाव इत्यादि की दृष्टि से भी गहनता से अध्ययन व मनन करना चाहिए। हर टॉपिक की गतिविधियों का मानव, पशु पक्षियों, जैव विविधता, आर्थिक दशा, समाज, संस्कृति, स्वास्थ्य, डेमोग्राफी, पर्यावरण, आनुवंशिकी इत्यादि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि सिलेबस को कवर करते समय इन दृष्टिकोणों से भी पढ़ाई करेंगे तो सफलता को सुनिश्चित करने की ओर एक मील का पत्थर साबित होगा। रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मकता संक्रामक है, इसे आगे बढ़ाइए। अल्बर्ट आइंस्टीन। रचनात्मक लेखन के साथ साथ रचनात्मक अध्ययन भी है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। ब्रह्मांड वैज्ञानिक, कोस्मोलॉजिस्ट जेम्स पीबल्स को भौतिकी का 2019 का नोबेल पुरस्कार देने की जब 8 अक्टूबर 2019 को घोषणा की गई तो उनका कहना था कि मैं ब्रह्मांड विज्ञान कोस्मोलॉजी में 55 वर्ष से काम कर रहा हूं, इसलिए नोबेल पुरस्कार के लिए स्टॉकहोम से फोन आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्हीं की खोज से पता लगा कि ब्रह्मांड का दृश्य हिस्सा केवल 5% है, शेष 95% तो अदृश्य डार्क मैटर व डार्क एनर्जी है। इनका कहना है कि सफलता के लिए सृजनशीलता, उत्साह, समर्पण, एकाग्रता, फोकस, अपने कार्य से लगाव व अपने कार्य को ठीक ढंग से करना आवश्यक है। मेरा भी दृढ़ विश्वास है, मेरा चयन मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर सृजनात्मक शैली में लिखने के कारण हुआ। एक जीके के पेपर में 84% मार्क्स थे तथा भूगोल के दोनों पेपर्स में करीब 75% मार्क्स थे। इन परीक्षाओं में चयनित होने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में यदि शैली रचनात्मक व कुछ अलग हो तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मैं इस तकनीक का समर्थन यूं ही नहीं कर रहा, मैंने इस तकनीक को मेरी शैक्षणिक परीक्षाओं में भी प्रयोग किया। ज्ञान के साथ इस रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का समावेश उत्तर में 4 चांद लगा देता है। स्नातक, स्नातकोत्तर व पीएचडी के दौरान मेरे अधिकांश विषयों में मेरे सहपाठियों से ज्यादा मार्क्स आते थे। मैंने इस कौशल को प्रारंभ से ही अपनी लेखन शैली में शामिल कर लिया था। मैं ये जानता था कि कंटेंट को अलग व आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना अच्छे मार्क्स लाने की एक कारगर कला है। मुझे यह अच्छी तरह याद है कि स्नातक स्तर पर मेरे कीट विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल 50 अंकों में से 44 अंक आए थे, जो कक्षा में सर्वाधिक थे। यह सब्जेक्टिव पेपर था। मेरे प्रोफेसर भटनागर जी थे जो कीट विज्ञान पढ़ाते थे। वे मेरी उत्तर पुस्तिका लाकर क्लास में बोले कि हालांकि बागचंद के नंबर तो ज्यादा देने चाहिए थे, लेकिन मैंने 44 मार्क्स ही दिए हैं। फिर उन्होंने मेरी कॉपी का एक एक पन्ना पलटकर दिखाया व बताया कि श्रेष्ठ उत्तर कैसे लिखा जाता है। यह रचनात्मकता का ही कमाल था। इसी तरह अर्थशास्त्र के अर्धवार्षिक पेपर में 50 में से 49 मार्क्स मिले। मेरे एक क्लासमेट ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पास जाकर कहा कि अर्थशास्त्र जैसे विषय में 50 में से 49 नंबर कैसे आ सकते हैं। उनका जवाब था, इस कॉपी में तो 50 में से 50 अंक देने चाहिए थे, एक नंबर भी गलत काट लिया। यह चमत्कार है रचनात्मक लेखन का। शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अपने विचारों को सीमित मत रखो, विचारशील बनो और रचनात्मक विचारों से सफलता का पथ तय करो। इटली के महान चित्रकार पाब्लो पिकासो कह गए हैं कि वह हर चीज असली है जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। रचनात्मकता वो सशक्त हथियार है जो असफलता को सफलता में बदलने की पूरी ताकत रखता है। हर क्षेत्र में यह देखा गया है कि रचनात्मक माइंडसेट वाले लगभग सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सफल पाए गए हैं। अर्ल नाइटिंगेल कहती हैं कि रचनात्मकता उत्साह का ही एक स्वाभाविक विस्तार है। एलिजाबेथ गिलबर्ट ईट प्रे लव पुस्तक की लेखिका कहती हैं कि रचनात्मक जीवन एक विस्तारित जीवन है। रचनात्मकता व्यक्ति के मानसिक क्षितिजों का विस्तार करती है, व्यक्ति को चिंतनशील बनाती है। तमिलनाडु में जन्मे महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा है, स्वतंत्रता बिना रचनात्मकता संभव नहीं। रचनात्मकता व्यक्ति के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाती है। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि सृजनशीलता में सदैव जादुई शक्ति पाई जाती है, इसके जादुई परिणाम भी मिलते हैं। रचनात्मक लेखन भी जादुई प्रभाव डालता है।
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की पुस्तक मैनेजिंग वनसेल्फ के प्रख्यात लेखक पीटर ड्रकर कहते हैं, यदि तुम कुछ नया चाहते हो तो तुम्हें कुछ पुराना बंद करना पड़ेगा। 1962 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता जे स्टेनबेन ने लिखा है, हमारी प्रजाति ही केवल रचनात्मक प्रजाति है और इसके पास केवल एक रचनात्मक हथियार है, आदमी का मन व स्पिरिट। अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट व नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहता है कि देश व दुनिया को रचनात्मक चरमपंथियों की अत्यंत आवश्यकता है। सृजनशील व्यक्ति अधिक सफल होता पाया गया है। यह सृजनशीलता केवल परीक्षा में सफलता दिलाने तक ही सीमित नहीं है। एक सृजनशील व्यक्ति समाज के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। वह समाज को व्यापक स्तर पर लाभान्वित करता है। शिक्षा से भी ज्यादा सृजनशीलता की आवश्यकता है। और हाँ, याद रखिए, आप में सृजनशीलता की अनंत संभावनाएं हैं, उन्हें खोजें और परिष्कृत करें। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक सभी वस्तुएं मनुष्य की रचनात्मकता के उदाहरण हैं। प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान कहते हैं, क्रिएटिविटी आत्मा की प्रक्रिया है। जरूरी नहीं कि यह किसी प्रोडक्ट के रूप में जमाने के सामने आए और स्वीकार की जाए। इसमें केवल अभिव्यक्ति की सच्चाई होनी चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी से कभी मत डरिए, उसका सम्मान कीजिए। आपकी रचनात्मकता ही एकमात्र चीज है जो आपको उत्साहित करती रहेगी और संतुष्ट रखेगी। मेडिसिन के क्षेत्र में पेनिसिलिन की खोज के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कथन है कि फॉर द बर्थ ऑफ समथिंग न्यू देयर हैज टू बी ए हैपनिंग। न्यूटन सो एन एप्पल फॉल, जेम्स वॉट वॉच्ड ए केटल बॉयल, रोइंटगन फोग्ड सम photographic plates, and these people knew enough to translate ordinary happenings into something new. दृढ़ संकल्प। जीत उसे मिलती है जो सबसे दृढ़ रहता है। नेपोलियन बोनापार्ट। युग युग से अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, डिगता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। पद्मश्री सोहनलाल द्विवेदी। माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। दृढ़ संकल्प ही सच्ची बुद्धिमानी है। नेपोलियन बोनापार्ट। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धीरूभाई अंबानी। जो संकल्प कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इमर्सन। मनुष्य जितना ज्ञानवान और संकल्पवान होगा, उसकी इच्छाएं भी उसी अनुपात में पूर्ण होंगी। अथर्ववेद। जब आप एक बार कोई निर्णय लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए साजिश रचने लगता है। राल्फ वाल्डो इमर्सन। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी विवेकानंद। मैं तुमको अपनी सफलता का रहस्य बताता हूं। मेरी सारी ताकत अकेली मेरी दृढ़ता में निहित है। लुई पास्चर। मेरा इस पुस्तक के माध्यम से आपको आरएस बनने की राह दिखाने के साथ साथ यह भी प्रयास है कि आपको इससे भरपूर प्रेरणा मिले और आपका मन मस्तिष्क पूर्णतः इस परीक्षा को पास करने के दृढ़ इरादे के साथ हर वक्त लालायित रहे। आप जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक सोते, उठते, बैठते, बात करते, यानी हर समय इसी के विचारों से लबालब रहें। जैसा सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 20 वर्ष पूर्ण करने पर एक इंटरव्यू में अपनी सफलता का राज प्रकट करते हुए कहा था, आई डोंट ओनली प्ले क्रिकेट, आई ईट क्रिकेट, आई लिसन क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट, आई सिंग क्रिकेट, एवरी टाइम आई थिंक ऑफ क्रिकेट। यही कारण है कि मजबूत इरादे वाले इस खिलाड़ी को इसके प्रशंसकों ने क्रिकेट का भगवान बना दिया। इनके क्रिकेट के प्रति मजबूत इरादे इससे स्पष्ट होते हैं कि जब इन्हें भारतीय क्रिकेट की टीम के कप्तान पद से हटा दिया गया तो इन्होंने कहा कि वे मुझे कप्तान बनने से रोक सकते हैं लेकिन क्रिकेट खेलने से नहीं। आज तुम दौड़े नहीं, उड़े थे। किसी लक्ष्य या कार्य के प्रति दृढ़ इरादा एक आश्चर्यजनक हथियार है जो सफलता प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होता है। यदि कोई भी कार्य पक्के इरादे के साथ किया जाए तो सफलता को ऐसे व्यक्ति का वर्णन करना ही होगा। भारत के उड़न सिख, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो भारत पाक विभाजन में अपने माता पिता को खो देने के बाद डाकू बनना चाहते थे। पद्मश्री मिल्खा सिंह ने 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। वास्तव में मिल्खा सिंह केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस,
संघर्ष, दृढ़ इरादे और प्रेरणा की एक ऐसी दास्तान है जिसने बचपन में भारत पाक बंटवारे के दौरान अपने परिवार खोने के बावजूद अपनी राख खुद बनाई और अपनी मेहनत व प्रबल इरादे के बल पर बुलंदियों को छुआ। मिल्खा सिंह को स्कूल जाने के लिए रोज 10 किलोमीटर पैदल चलना दौड़ना पड़ता था। इसी के आधार पर उन्हें आर्मी में सिपाही की नौकरी मिली। वे 6 घंटे रोजाना दौड़ते थे, दौड़ दौड़कर बेहोश होकर गिर जाते थे, मुंह से खून आ जाता था, उल्टी हो जाती थी, कई बार डेथ बेड पर पड़े रहे, लेकिन इरादा इतना मजबूत था कि कठोर अभ्यास करते रहते थे। मैं बहुत थक जाता था। मेरा कोच कहता था आपको एक और चक्कर लगाना है। मैं कहता बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। कोच कहते थे चाहे मर जाओ, यह एक और चक्कर ही तुम्हें चैंपियन बनाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि 1960 में जो मिल्खा सिंह ने रिकॉर्ड बनाया था वहां आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। 1980 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान मिला था। यह दूरी 45.5 सेकंड में पूरी की। मात्र 0.1 सेकंड के अंतराल से ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गए। 1960 में ही पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिद एशिया का तूफान कहा जाता के साथ प्रतिस्पर्धा में दौड़ा और जीता भी। दौड़ खत्म होने के बाद तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से पुकारते हुए कहा था आज तुम दौड़े नहीं उड़े थे। इसी के बाद मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। मिल्खा सिंह को ओलंपिक गेम्स में 0.1 सेकंड से पिछड़ जाने का गम आज भी है। उन्होंने हारने का कारण भी बताया। प्रतियोगी परीक्षा भी एक दौड़ के समान है। हर मिली सेकंड का महत्व है। तैयारी पूर्ण प्रयास व ताकत से पक्के इरादे के साथ किया जाना अपेक्षित है, अन्यथा छोटी सी गलती भी मिल्खा सिंह की तरह सफलता को असफलता में बदल सकती है। जो अभ्यर्थी एक एक क्षण का मूल्य समझता है तथा दृढ़ नियत से तैयारी करके परीक्षाओं का सामना करता है, उसकी सफलता सुनिश्चित है। संस्कृत के महाकवि भारवी ने सही कहा है कि लगातार प्रयत्न करने वालों की गोद में सफलता आकर स्वयं बैठ जाती है। कई अभ्यर्थी दृढ़ इच्छा शक्ति व प्रबल दृढ़ता के अभाव में लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचकर असफल हो जाते हैं। बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन ने लिखा है कि ऐसे बहुत से असफल लोग हैं जिन्हें यह एहसास नहीं था कि वो सफलता के कितने करीब थे। स्वेट मार्डेन कहते हैं सफलता इससे नहीं मापी जाती कि आपने क्या पाया, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने किन विरोधों का सामना किया है और कितने साहस के साथ मुश्किलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। आरएएस परीक्षा भी अनवरत मुश्किलों व संघर्षों का पर्याय है। मजबूत हौसलों और इरादों वाले उम्मीदवार इनका दृढ़ता से सामना करते हैं और विजय माला का वर्ण करते हैं। टैगोर की सफलता का राज। एक बार गांधी जी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन गए। शांति निकेतन में टैगोर रोज कठिन परिश्रम करते थे। गांधी जी दोपहर का भोजन करके जब विश्राम के लिए पहुंचे तो टैगोर के कुछ अनुयायी गांधी जी से निवेदन करने लगे कि वे टैगोर को विश्राम करने के लिए कहें। उनका कहना वे नहीं टालेंगे। डॉक्टर्स ने टैगोर के कमजोर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें विश्राम की सलाह दी है, लेकिन वे विश्राम ही नहीं करते, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अनुयायियों की प्रार्थना पर गांधी जी प्रसिद्ध कवि टैगोर के पास पहुंचे तथा कहा कि आप लंच के बाद विश्राम किया करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं यह कैसे कर सकता हूं? टैगोर ने जवाब दिया, मैं आपको इसके पीछे का सत्य बताता हूं ताकि आप मुझे समझ सके। टैगोर कहते हैं कि जब मैं 12 वर्ष का था तब मैंने एक प्रण लिया था कि मैं दिन में किसी भी कारण से विश्राम नहीं करूंगा। अभी तक इस प्रतिज्ञा का मैंने पालन किया है। अब तो मुझे कुछ ही वर्ष और जीना है, तो अब मैं इस प्रतिज्ञा को क्यों तोड़ूं? टैगोर के दृढ़ संकल्प व संकल्प के प्रति समर्पण की भावना ने गांधी जी को हिलाकर रख दिया। 67 वर्षों तक टैगोर ने दिन में कभी भी विश्राम नहीं किया था। टैगोर के अपने गोल के प्रति दृढ़ संकल्प से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए तथा कहा कि मैं अब आपकी सफलता का रहस्य जान पाया हूं। इस तरह का दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति ही सफल व महान बनता है। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए इसी तरह के दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हर परीक्षार्थी में ऐसे दृढ़ संकल्प करने व उसके पालन करने की शक्ति व सामर्थ्य होती है। जो डटा रहता है वह सफलता को देर सवेर अर्जित कर लेता है। भाग्य। हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद। पुरुषार्थ का सहारा पाकर ही भाग्य भलीभांति बढ़ता है। वेद व्यास। भाग्य तैयार दिमाग का साथ देता है। लुई पास्चर। भाग्य के बिना ताकत का ज्यादा महत्व नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट। मैं भाग्य में बहुत विश्वास करता हूं और मैंने पाया है कि जितना कठिन परिश्रम मैं करता हूं उतना ही ज्यादा भाग्यशाली पाता हूं।
थॉमस जेफरसन, जब मेहनत व अवसर मिलते हैं तो वही भाग्य है। सेनेका, याद रखिए कभी कभी जो आप चाहते हैं उसे न प्राप्त करना भाग्य का अद्भुत आघात होता है। दलाई लामा, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है। स्वामी रामतीर्थ, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है और हिम्मत बांधकर खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। ऋग्वेद, याद रखो कि प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद, तय खाने के भारी दरवाजे तलवारों से नहीं तकदीरों से खुला करते हैं। हिंदी फिल्म मुगल ए आजम। सौभाग्य के लिए पुरुषार्थ करो, यजुर्वेद। सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारियों की राय के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि सफलता में केवल 80% रोल मेहनत व अन्य फैक्टर्स का होता है तथा शेष 20% रोल भाग्य का होता है। कई बार परिस्थितियां भाग्य से इस तरह की बनती हैं कि आपका चयन सरल व सुनिश्चित हो जाता है। आप भी मानते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जिन पर आपका प्रत्यक्ष कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन नियति से अनुकूल स्थितियां बनी और आप सफल हो जाते हैं। कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं कि परिणाम आपके आशानुरूप नहीं रहता, आपको इसका कोई कारण भी दिखाई नहीं देता। इन्हीं परिस्थितियों व सितारों के खेल को भाग्य कहते हैं या अलौकिक शक्ति का हस्तक्षेप कहते हैं। इन परिस्थितियों पर नियंत्रण कर पाना आपकी क्षमताओं व इंद्रियों से परे है। इन्हीं अदृश्य शक्तियों का नाम भाग्य है। कई विद्यार्थियों को जब मैं पूछता हूं कि क्या वे भाग्य में विश्वास रखते हैं, तो अधिकांश का जवाब होता है नहीं। वे कहते हैं कि परिश्रम से भाग्य का निर्माण होता है। परंतु मेरा व कई अन्य सफल अभ्यर्थियों का ये पूर्ण विश्वास है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन कई अनिश्चित फैक्टर से भी प्रभावित होता है। हाँ, यह भी सत्य है कि कर्म के बिना भाग्योदय नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं कि सफलता अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम व अच्छे भाग्य का होना आवश्यक है। भाग्य बहादुर का साथ देता है, ऐसा कहना है बॉलीवुड के प्रसिद्ध अदाकारा प्रीति जिंटा का। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति अजीम प्रेम जी का कहना है कि आप अपने जीवन में सफलता के लिए भाग्य के महत्व को कम नहीं आंक सकते, और मैंने वास्तव में इसके महत्व को जाना है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिंगवे का कहना है कि कई बार सफलता भाग्य से मिलती है। महान ब्रिटिश राजनीतिज्ञ व नोबेल पुरस्कार विजेता विंस्टन चर्चिल का यह कथन भाग्य के महत्व को और स्पष्ट करता है। It was the nation and the race dwelling all around the globe that had the lion's heart. I had the luck to be called upon to give the roar. रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भाग्य निर्मित किया जाता है। जुनून, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं तो बस जुनून की हद तक जिज्ञासु हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन, भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता 1921। कार्य में आनंद आने से कार्य में परिपूर्णता आती है। अरस्तु, जुनून व्यक्ति को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। 2015 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री टॉमस लिंडाल को 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ डीएनए रिपेयर संबंधी खोज के लिए दिया गया। आपको विश्वास नहीं होगा कि टॉमस लिंडाल को स्कूल में रसायन शास्त्र में अनुत्तीर्ण कर दिया गया था। लिंडाल का कहना है कि सफलता के लिए जुनून आवश्यक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति व नोबेल पुरस्कार विजेता बराक ओबामा का भी यही कथन है कि सफलता के लिए अपने जुनून का पीछा करो। सच पूछो तो सिविल सेवा परीक्षाएं जुनूनी व्यक्तियों के लिए बनी हैं। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप उस कार्य को पसंद नहीं करते जिसे आप कर रहे हैं। जुनून व्यक्ति को सफलता के शिखर में बिठाने का एक सशक्त औजार है। यह जुनून ही था जिसने कनिष्क कटारिया, टीना डाबी व गौरव अग्रवाल को आईएएस का टॉपर बना दिया। ये जुनून ही था जिसने मुझे एक झोंपड़ी में रहने वाले व पशु चराने वाले को आरएस बना दिया। जुनून ने ही सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना दिया, माइकल जॉर्डन को महानतम बास्केटबॉल का खिलाड़ी बना दिया, लिम्बाराम को सफल तीरंदाज बना दिया, देवेंद्र झाझड़िया को पैरा ओलंपिक का स्वर्ण पदक विजेता बना दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बना दिया, इत्यादि असंख्य उदाहरण हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं कि जुनून विराट सफलता के लिए अनिवार्य है। यदि आध्यात्मिक आकाश में दृष्टि डालें तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद, पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जो जुनून की ही उपज है। यदि जुनून नहीं होता तो अमिताभ बच्चन सदी का महानायक नहीं बन पाता। पैशन, जुनून व्यक्ति को वह कामयाबी उपलब्ध करवा देता है जो अकल्पनीय लगती है। गोविंद जायसवाल
एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन जाता है। जुनून की हद पार करके बिल गेट्स एक सफल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कर देता है। यदि इस दुनिया में सबसे सफलतम और सबसे जुनूनी के बारे में पूछेंगे तो मैं एलन मस्क का ही नाम लूंगा। एलन मस्क को कुछ अलग करने का जुनून है। एलन मस्क की टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की सफलता व निजी क्षेत्र में रॉकेट लॉन्च करने का पहला सफल प्रयास इस बात का प्रमाण है कि वे अपने जुनून के सहारे वो कर रहे हैं जो आम आदमी के लिए स्वप्न जैसा लगता है। आज एलन मस्क विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक है तथा विश्व के सफलतम उद्यमियों के अग्र पंक्ति में स्थान रखते हैं। कारण केवल उसका कार्य के प्रति जुनून है। वह अपना जन्मदिन 24 घंटे लगातार काम करके मनाने वाला अनोखा शख्स है। सच पूछे तो सफलता ऐसे ही लोगों का इंतजार करती हुई पाई जाती है। ये लोग सफलता तक नहीं जाते, सफलता इन तक आती है। अतः सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए पैशनेट जुनूनी बनने तैयारी करें तो जुनून के साथ करें। किसी ने ठीक ही कहा है, लक्ष्य आपकी यात्रा का कारण है, जुनून वह आग है जो आपके रास्ते को रोशन कर देता है। इसलिए कहा है, या तो जुनून से करो या करो ही मत। अतः आप भी यदि इन परीक्षाओं की तैयारी के समर में आ ही गए हैं तो तैयारी जुनून से करो, क्योंकि इंसान का जुनून ही उसे अपने आप से आगे ले जाता है, अपनी कमियों से आगे, अपनी असफलता से आगे। आप यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्यार करें। धुन वह चाबी है जो आनंद और सफलता का दरवाजा खोलती है। गैलीलियो ने कहा है, जुनून जीनियस की शुरुआत है। यदि आपको अपनी पढ़ाई की धुन नहीं है तो आप सिर्फ समय नष्ट कर रहे हैं। अपने आप को जुनून की आग में जलाओ और फिर देखो लोग आपको जलता हुआ देखने मीलों दूर से आएंगे। दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार मनुष्य की आत्मा है, जिसे किसी बात का जुनून हो। इसलिए जुनून की ताकत को कम आंकने की भूल कतई मत कीजिए। इसलिए मेरी सलाह है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जुनून की आग वह करिश्मा कर दिखाती है जो अन्य कोई औजार नहीं दिखा सकता। कोचिंग फैक्टर। कोचिंग की क्या उपयोगिता है? किसके लिए कोचिंग आवश्यक है? परीक्षा के किस स्तर पर कोचिंग करनी जरूरी है? क्या कोचिंग आरएस आईएएस में चयन हेतु कंपलसरी है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आशार्थियों के मस्तिष्क में तूफान की तरह विचरण करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ते कोचिंग केंद्रों ने व्यापक स्तर पर व्यावसायिक स्वरूप ले लिया है। इनकी सर्वत्र उपस्थिति यह सिद्ध करती प्रतीत होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करना आवश्यक है। चारों तरफ फैले कोचिंग केंद्रों के साम्राज्य व शानो शौकत ने सिविल सेवा परीक्षार्थियों के मन में ये बात गहराई से बैठा दी है कि आरएस, आईएएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पास होना है तो कोचिंग करनी है, तथा कुछ हद तक ये बात सही भी है। सिविल सेवा परीक्षा सामान्यतः एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। इस परीक्षा में सफलता के लिए तैयारी की दिशा सही होना परम आवश्यक है। सामान्यतः देखा जाता है कि उम्मीदवार तैयारी की शुरुआत में तो पूरे उत्साह में रहते हैं, परंतु समय के साथ उत्साह में कमी और भटकाव आ जाते हैं। कोचिंग से तैयारी सही रास्ते पर रहती है, क्योंकि कोचिंग में समय समय पर टेस्ट का आयोजन, स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल आदि अभ्यर्थियों को सतत प्रेरित करते रहते हैं। हालांकि कोचिंग करना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु कोचिंग प्राप्त सफल अभ्यर्थियों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक जरूर है। सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रकृति को देखते हुए अच्छी तैयारी और पर्याप्त दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। जयपुर व दिल्ली में काफी कोचिंग संस्थान हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियां कराने हेतु समर्पित है। कोचिंग के लाभ। कोचिंग से अभ्यर्थी समय का प्रबंधन बेहतर कर लेता है। परीक्षा की तैयारी व परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन श्रेष्ठ करके सफलता की दर बढ़ाई जा सकती है। तैयारी के शुरुआत में बहुत से उम्मीदवार परीक्षा के पैटर्न को न समझने के कारण अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। अभ्यर्थी अगर शुरुआती चरण में ही कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले लें तो उन्हें परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम आदि समझने में आसानी होगी। कोचिंग में अच्छी पढ़ाई के साथ साथ समय समय पर टेस्ट का आयोजन होता है, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी का मूल्यांकन करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। साथ ही फैकल्टी और अन्य उम्मीदवारों से संपर्क होने से भी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कोचिंग में उम्मीदवारों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उम्मीदवारों के बीच एक स्वस्थ वातावरण विकसित होता है। साथ ही परीक्षा हेतु सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। परीक्षा और देश दुनिया में हो रहे नए बदलाव के बारे में कोचिंग संस्थान उम्मीदवारों को अद्यतन सूचना देते रहते हैं, जिससे उम्मीदवार अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए समय का अच्छे से प्रबंध करना बेहद जरूरी है। कोचिंग संस्थान में अधिकांश शिक्षक बहुत योग्य और कुशल होते हैं, जिनसे तैयारी संबंधी उचित रणनीति और दिशा निर्देश मिलते रहते हैं।
कोचिंग संस्थान में उम्मीदवार को अपने अध्ययन संबंधी सभी प्रकार के संशय को दूर करने का मौका मिलता है। इसलिए उम्मीदवारों को किसी प्रश्न या विषय में संशय होने पर शिक्षक से पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। कोचिंग द्वारा आयोजित टेस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। इससे उम्मीदवारों को प्रश्नों का अभ्यास तो होता ही है, साथ ही अवधारणा के निर्माण में भी सहायता मिलती है। कोचिंग में अध्यापन के समय विद्यार्थियों में विषय वस्तु की समझ स्पष्ट व शीघ्र आ जाती है। कई टॉपिक्स को स्वयं अध्ययन के दौरान समझ पाना कठिन होता है, परंतु कोचिंग क्लासेज में इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। यदि कोई संशय हो तो तत्काल प्रश्न करके इसे दूर किया जा सकता है। विषय वस्तु की अवधारणा कॉन्सेप्ट समझने में सहायता मिलती है। विषय को बुनियादी तौर पर समझना आसान होता है। कोचिंग संस्थान एक ऐसा फोरम है जहां एक ही उद्देश्य वाले कई कई विद्यार्थी एकत्रित होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर यह किसी विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता कि वह अपना एक छोटा सा ग्रुप तैयार कर सके, लेकिन कोचिंग संस्थान आपके लिए इसे संभव बना देते हैं। आप वहां अपनी जरूरत के अनुसार अपने साथियों का चयन करके अपना ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप ऐसा करने से बिल्कुल न चूकें। यदि आप थोड़ा सा भी सतर्क हैं तो कोचिंग संस्थान आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाले भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप क्लासरूम में जाकर लेक्चर सुनकर सीधे अपने रूम में लौट ना आए, बल्कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। इससे आपका संकोच टूटेगा, आपका बातचीत का तरीका और आपकी भाषा बेहतर होगी तथा आप में नेतृत्व का गुण भी विकसित हो सकेगा। पूर्ण ध्यान केवल पढ़ाई पर देने की गलती न करें। बड़े काम के लिए अनुशासन जरूरी है और मैं समझता हूं कि कोचिंग संस्थान आपको अनुशासन में डालने का काम करते हैं। क्लास का समय निश्चित होता है, कुछ अन्य बातें भी निश्चित होती हैं। इन सब का पालन करने में आपकी दिनचर्या मर्यादित हो जाती है। निश्चित रूप से इसका लाभ तैयारी करने में मिलता ही है।